कश्मीर एक ऐसी जगह है जिसके बारे में ज़्यादातर लोग पहले सुनते हैं, फिर सपने देखते हैं और उसके बाद आने का प्लान बनाते हैं। वैसे तो यहाँ की पहाड़ियाँ, नदियाँ और खुले नज़ारे हर मौसम में खूबसूरत लगते हैं, लेकिन सर्दियों में कश्मीर का माहौल पूरी तरह बदल जाता है। यहाँ जब स्नोफॉल चालू होती है तो हर चीज़ खुद को स्नो से ढक लेती है, फिर वो कोई पहाड़ हो, सड़क हो, वाटरफॉल हो या हो कोई पेड़। ठंडी हवा, सफ़ेद पहाड़ और शांत रास्ते कश्मीर को सर्दियों में खास बना देते हैं। सर्दियों में कश्मीर आने का सबसे बड़ा कारण स्नोफॉल होता है। ये स्नोफॉल जब आसमान से धीरे धीरे गिरती है तो पूरा इलाका एक सफ़ेद चादर में ढक जाता है। चलना भले थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन उसी ठंड के बीच स्नोफॉल को सामने गिरते देखना एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है। ये ऐसा लगता है मानो जैसे आसमान की छोटी छोटी उम्मीदें धीमे धीमे आपके ऊपर उतर रही हो। 2025 में हुए पहलगाम अटैक का मकसद जगह को नुकसान पहुंचाना नहीं, बल्कि लोगों के मन में डर बैठाना था, ताकि कश्मीर का टूरिज्म रुक जाए और यहाँ की ज़िंदगी थम जाए। लेकिन कश्मीर ऐसा नहीं है जो डर से रुक जाए या झुक जाए। होटल, टैक्सी, लोकल मार्केट सब कुछ नॉर्मल है और सबसे बड़ी बात, यहाँ के लोग आज भी मेहमानों का इंतज़ार कर रहे हैं। अगर आप कश्मीर नहीं आते हैं सिर्फ डर की वजह से, तो जीत डर की होती है, और अगर आप कश्मीर आते हैं तो जीत जिंदगी की होती है। कश्मीर आप पूरे साल के दौरान कभी भी विजिट कर सकते हैं, लेकिन कश्मीर में सर्दियों के दौरान यहाँ सबसे सख्त ठंड पड़ती है, जिसे चिलाई कलन कहा जाता है। ये एक फारसी शब्द है जिसमें चिलाई का मतलब है 40 और कलन मतलब मेजर या बड़ा, यानी चिलाई कलन का मतलब हुआ 40 दिनों वाला बड़ी ठंड का दौर। ये चिलाई कलन 21 दिसंबर से शुरू होता है और लगभग 30 जनवरी तक चलता है, और ये वही समय है जब कश्मीर में आपको काफ़ी हैवी स्नोफॉल देखने को मिलेगी। तो इसे ऐसा कह लो, ये स्नोफॉल जनवरी से फरवरी तक होती है और यहाँ का मौसम तब काफ़ी ठंडा रहता है। और इसी स्नोफॉल को एक्सपीरियंस करने के लिए इंडिया से कई टूरिस्ट कश्मीर विजिट करते हैं, और इन्हीं टूरिस्ट में से मैं एक चिलाई कलन के दौरान निकल पड़ा कश्मीर एक्सप्लोर करने। इस वीडियो में मैं आपको कश्मीर इन विंटर्स की एक कंप्लीट ट्रैवल गाइड देने वाला हूँ, जैसे कि आप यहाँ स्नोफॉल कहाँ एक्सपीरियंस कर सकते हैं, स्टे के लिए कौन से होटल्स बेस्ट हैं, कश्मीर में नाइट हाउस बोट स्टे, शिकारा राइड, गंडोला राइड, स्नो एडवेंचर एक्टिविटीज़ जैसी कई यूजफुल इंफॉर्मेशन आपके साथ इस वीडियो में मैं शेयर करूँगा, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। कश्मीर को अच्छे से एक्सप्लोर करने के लिए 5 to 6 डेज तो मिनिमम है, जहां आप इन मिनिमम डेज में मेजर प्लेसेस को अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो एक कंफर्टेबल ट्रिप के लिए मैंने V4 ट्रैवल्स का 5 नाइट 6 डेज कश्मीर ट्रैवल पैकेज ऑप्ट किया। इस ट्रैवल पैकेज में 3 to 4 स्टार होटल स्टे, ब्रेकफास्ट एंड डिनर, फुल डे साइट सीइंग के लिए एक कार भी इंक्लूडेड थी। ट्रैवल पैकेज का कॉस्ट था 20,500 रुपीज़ पर पर्सन। V4 ट्रैवल्स एक हाईली रेटेड ट्रैवल एजेंसी है, जहां आप अपने हिसाब से ट्रैवल पैकेज कस्टमाइज भी करवा सकते हैं। कश्मीर के लिए V4 ट्रैवल्स का ट्रैवल पैकेज लेना एक स्मार्ट चॉइस है, क्योंकि इससे आपका स्टे, ट्रांसपोर्ट, साइट सीइंग सब V4 ट्रैवल्स के थ्रू वेल प्लान्ड रहता है, जिससे आपकी ट्रिप एकदम सेफ, स्मूथ और मेमोरेबल बन जाती है। तो अगर आप भी कश्मीर की एक मेमोरेबल ट्रिप बनाना चाहते हो, तो आप V4 ट्रैवल्स को इस नंबर पर कांटेक्ट करके अपनी ट्रिप प्लान कर सकते हैं। डे 1 की शुरुआत मैंने गुलमर्ग से की, और जब मैं गुलमर्ग आया तो मेरे दिल में बस एक ही सवाल था, ये जगह इतनी खास क्यों है।
वैसे तो गुलमर्ग का मतलब है मेडो ऑफ फ्लावर्स, लेकिन मैं यहाँ विंटर्स में आया तो फ्लावर्स तो मुझे यहाँ दिखाई नहीं दिए, लेकिन यहाँ पहुँचते ही स्नोफॉल चालू हो गई। स्नो धीरे धीरे गिर रही थी। हाथ आगे बढ़ाया तो ठंडक महसूस हुई। आसपास सब कुछ सफेद हो गया था। हवा भले ठंडी थी, लेकिन चारों तरफ फैला सफेद रंग मन को शांति दे रहा था। गुलमर्ग एक स्मॉल हिल स्टेशन है जिसे इंडिया की स्कीइंग कैपिटल भी कहा जाता है, और यहाँ एशिया की सबसे ऊंची गंडोला केबल कार भी है जो टूरिस्ट को लगभग 4000 मीटर से भी ऊपर ले जाती है, अपर्वत पीक के पास तक। गंडोला राइड के टिकट्स आपको पहले ही ऑनलाइन बुक करने होते हैं, जिसमें फेज 1 एंड फेज 2 का टिकट 1800 रुपीज़ रहता है। जैसे ही मैं फेज 1 में बैठा, नीचे का नज़ारा अचानक छोटा सा लगने लगा। चारों तरफ पाइन ट्रीज, स्नो वैलीज और बस वो फीलिंग जैसे मैं धीरे धीरे आसमान की तरफ उड़ रहा हूँ। फेज 1 में ऊंचाई कम थी पर एक्सपीरियंस बड़ा। स्नो चारों तरफ गिर रही थी और लैंडस्केप बिल्कुल वाइट ड्रीम जैसा लग रहा था। ये राइड टोटल 15 से 20 मिनट की थी, और जैसे ही मैं फेज 2 पहुंचा तो यहाँ और भी स्नोफॉल होने लगी। यहाँ टेम्परेचर -10 था। स्नोफॉल को इतने करीब से खुद पर गिरते देखना ये मेरे लाइफ का फर्स्ट एक्सपीरियंस था। इसी स्नो में कुछ लोग खेल रहे थे तो कुछ गिर रहे थे, बस सब अपनी अपनी टेंशन को पीछे छोड़कर एंजॉय कर रहे थे। ये स्नोफ्लेक्स को गिरते हुए देखकर मैं खुद को रिफ्रेश फील कर रहा था। कुछ देर बाद सूरज के दर्शन हुए। जैसे ही सूरज की किरण पड़ी तो ठंड लगना बंद हो गई और स्नो पहले से भी ज्यादा चमकने लगी और सॉफ्ट लगने लगी। ऐसी प्लेस पर चाय और मैगी का टेस्ट कुछ अलग ही लगता है, और ये सब वो पल को और खास बना देता है। मैंने मेरा 1 घंटा यहाँ फेज 2 पर स्पेंड किया और फिर निकल पड़ा फेज 1 पर। फेज 1 पर आपको काफी क्राउड देखने को मिलेगा, जहां आप स्कीइंग और स्लेज राइड जैसी एक्टिविटीज कर सकते हैं। स्नो कवर्ड ग्राउंड पर धीरे धीरे स्लाइड करना मेरे लिए एक सॉफ्ट सेंसेशन जैसा था। यहाँ आपको लोग स्कीइंग करते भी दिखाई देंगे, क्योंकि गुलमर्ग अपने स्कीइंग एक्टिविटीज के लिए काफी फेमस है। तो मैंने भी यहाँ स्कीइंग करी। कुछ लोग गिर रहे थे तो कुछ इसे काफी एंजॉय कर रहे थे। मैंने मेरा 1 घंटा यहाँ पीसफुली स्पेंड किया। दोस्तों, गुलमर्ग से पहले एक हिडन वाटरफॉल है जिसका नाम है ड्रंग वाटरफॉल। ये वाटरफॉल पहाड़ों के बीच छुपा हुआ है। यहाँ पहुंचते ही पानी की आवाज सुनाई देती है। गर्मियों में पानी का फ्लो कुछ ऐसा दिखता है, वही सर्दियों में ये पानी लिटरली फ्रीज हो जाता है और व्यू कुछ ऐसा दिखता है। वाटरफॉल को देखकर ऐसा लगता है जैसे किसी ने इसे स्टैचू बनने को कहा हो और ये वही रुक गया हो, मानो जैसे वक्त ने इसे रोक दिया है और नेचर को पॉज पे डाल दिया है। यहाँ आपको काफी कम क्राउड देखने को मिलेगा, लेकिन गुलमर्ग से पहले आपको इसे जरूर एक्सप्लोर करना चाहिए। गुलमर्ग की रात में समय रुक जाता है और दिल धीरे धीरे हल्का हो जाता है, और नाइट में गुलमर्ग एक ड्रीमलैंड जैसा फील दे रहा था। शांत, सफेद, ड्रीमी और पीसफुल। गुलमर्ग से इवनिंग में मैं वापस श्रीनगर आया और मेरा स्टे यहाँ वे4 ट्रैवल्स के थ्रू होटल द करीम में था। ये होटल काफी कोजी था, रूम्स क्लीन और वार्म लगे। होटल की सर्विस भी काफी टाइमली थी। और डे 2 पर मैं निकल पड़ा सोनमर्ग एक्सप्लोर करने, जो श्रीनगर से 80 किलोमीटर की दूरी पर है। सोनमर्ग के रास्ते काफी ब्यूटीफुल है। पहले
हैवी स्नोफॉल में सोनमर्ग पहुंचना काफ़ी मुश्किल था क्योंकि रास्ते काफ़ी जेड शेप के थे, लेकिन 2025 में यहाँ सोनमर्ग टनल को बनाया गया जो 6.5 किलोमीटर लंबी है, जो टूरिस्ट और लोकल्स का 45 मिनट सेव करती है। पहले सेम डिस्टेंस को कवर करने में 1 घंटा लगता था, लेकिन अब आप सिर्फ 10 से 15 मिनट में सेम डिस्टेंस इस टनल के थ्रू ऑल वेदर कंडीशंस में आराम से कर सकते हैं। और जैसे ही आप ये टनल को क्रॉस करते हैं तो व्यूज एकदम बदल जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे जर्नी का नया चैप्टर शुरू हो गया हो। माउंटेन्स फुल स्नो कैप्ड नजर आते हैं और रोड्स एकदम स्मूथ। टनल से निकलते ही मानो ऐसा फील होता है जैसे सोनमर्ग का रियल वेलकम यहीं से शुरू हो रहा हो। सोनमर्ग पहुंचकर आपको यहाँ भी कई सारे स्टे के ऑप्शंस मिल जाएंगे, लेकिन काफ़ी कम टूरिस्ट यहाँ स्टे करते हैं क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर विंटर्स में माइनस में रहता है। विंटर्स में सोनमर्ग का मेन अट्रैक्शन है थाजीवास ग्लेशियर। तो यहाँ पहुँचने के लिए मैंने एक पोनी राइड ली। ये पोनी राइड हाफ एन आवर की थी। सोनमर्ग का मतलब है मेडो ऑफ गोल्ड, और जब यहाँ धूप पड़ती है तो सच में सोनमर्ग सोने जैसा लगता है। पोनी पर बैठते ही दुनिया थोड़ी स्लो हो जाती है। घोड़ा अपनी ही रिदम में चल रहा था और चारों तरफ सिर्फ स्नो नजर आ रही थी। ऊपर पहुंचकर देखा तो दूर दूर तक सूरज की रोशनी स्नो पर चमक रही थी। ऐसे स्नो में थोड़ी भी सनलाइट अगर आपको मिलती है तो वो भी काफ़ी वैल्यूएबल लगती है और मन को अलग ही शांति मिलती है। सोनमर्ग में स्लेज राइड काफ़ी फेमस है, तो सोचा क्यों ना यहाँ भी स्लेज राइड के मज़े किए जाए। स्लेज पर बैठते ही एक्साइटमेंट आ जाती है। इसमें रस्सी के थ्रू एक आदमी आपको पुल करता है और आप आसानी से चल पड़ते हो सॉफ्ट स्नो पर। ये राइड काफ़ी ऑसम थी और यहाँ के आसपास के पेड़ पर भी काफ़ी बर्फ जम रखी थी। इन खूबसूरत नज़ारों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी आइस एज में आ गया हूँ। सूरज की रोशनी मन को हल्का कर रही थी। इसी दौरान आपको थाजीवास ग्लेशियर भी दिखाई देता है। थाजीवास ग्लेशियर का नाम लोकल कश्मीरी लैंग्वेज से आया है, जिसमें थाजी का मतलब है ठंड या स्नो और वास का मतलब है रहने की जगह। इसीलिए थाजीवास ग्लेशियर का मतलब हुआ वो जगह जहाँ स्नो रहती है। ये ग्लेशियर यहाँ हजारों साल से प्रेजेंट है। ग्लेशियर का स्नो पूरे साल यहाँ दिखाई देता है और इसी कारण ये एरिया हमेशा ठंडा रहता है और आज ये सोनमर्ग का एक मेन अट्रैक्शन है। आपको यहाँ कई सारे खाने पीने के स्टॉल्स भी मिलेंगे और इसी ठंड और स्नो के बीच चाय और मैगी का टेस्ट और भी स्पेशल हो जाता है, क्योंकि चाय और मैगी सिर्फ भूख नहीं मिटाती, ये बस उस पल को जिंदा कर देती है। डे 3 पर मैंने डिसाइड किया मैं श्रीनगर में निगीन लेक पर हाउस बोट में स्टे करूंगा। निगीन लेक श्रीनगर की एक शांत और खूबसूरत लेक है जो डल लेक का ही हिस्सा है। डल लेक के कंपैरिजन में यहाँ भीड़ काफ़ी कम होती है और शायद इसीलिए निगीन लेक ज़्यादा पीसफुल लगती है। इस लेक का पानी काफ़ी क्लीन माना जाता है। इस लेक पर हाउस बोट में ओवरनाइट स्टे करना एक अलग ही एक्सपीरियंस है। ये हाउस बोट पानी पर स्टेबल रहती है
और हाउस बोट में आपको घर जैसे फीलिंग यानी हॉल रूम, किचन, बेडरूम, वॉशरूम देखने को मिलता है। हाउस बोट वुड से बनी होती है और ये वुडन इंटीरियर्स वार्म और कोजी लगते हैं। विंडोज से लेक सीधा दिखाई देता है। सुबह होते ही आपको हाउस बोट के पास यहाँ के लोकल्स इसी लेक पर कई सारे चीज सेल करते हुए दिखाई देंगे। मेरा हाउस बोट स्टे V4 ट्रैवल्स के थ्रू एडवांस में प्लान था और अगर आप भी कश्मीर आ रहे हो तो 1 नाइट इन हाउस बोट में ज़रूर स्पेंड करें। डे 2 पर आप 2 डेज के लिए पहलगाम प्लान कर सकते हैं। पहलगाम श्रीनगर से 90 किलोमीटर की दूरी पर है। पहलगाम की खूबसूरती आपके आंखों में इस कदर बस जाएगी कि आप इसे कभी भुला नहीं पाओगे। डे 4 पर पहलगाम में मैं निकल पड़ा बेताब वैली को एक्सप्लोर करने। ये वही लोकेशन है जहां बेताब मूवी की शूटिंग हुई थी और तभी से इस वैली का नाम बेताब वैली पड़ा। इस लोकेशन पर आपको हर जगह बर्फ की सफेद चादर बिछी दिखाई देगी। आसपास के पहाड़ और पेड़ भी सफेद रंग में ढक जाते हैं। बेताब वैली में कई सारे छोटे छोटे ट्रीज हैं और इनके बीच चलने का एक्सपीरियंस कुछ अलग ही है। आप अपने इस वैली में अपने 1 से 2 घंटे पीसफुली स्पेंड कर सकते हैं। बेताब वैली के बाद में मैं निकल पड़ा आरू वैली जो 18 किलोमीटर की दूरी पर है। आरू वैली पहलगाम से थोड़ी दूर एक छोटी सी विलेज है जहां आपको कई सारे घर भी दिखाई देंगे, जहां आज भी कई लोग यहां रहते हैं। मेरे समय यहां स्नोफॉल कम थी। वैली में एक ओपन ग्राउंड है जो टूरिस्ट के लिए ओपन है और वैली का व्यू काफी ब्यूटीफुल है। यहाँ अक्सर लोकल्स अपने शिप और बर्ड्स के साथ दिखाई देंगे, जहाँ आप नॉमिनल अमाउंट में इनके साथ अपनी पिक्स क्लिक कर सकते हैं। पहले आरू वैली काफी क्वाइट थी, लेकिन जब पहलगाम पॉपुलर हुआ तो उसके बाद आरू वैली भी मैप पर आ गई और काफी फेमस हुई। मैंने सुकून से मेरे 2 घंटे आरू वैली में स्पेंड किए। डे 4 का मेरा स्टे होटल आइडल में V4 ट्रैवल्स के थ्रू प्लान था। ये काफी प्रीमियम होटल थी जिसमें रूम से पहाड़ों का व्यू सबसे बेस्ट था। डे 5 पर आप चंदनवाड़ी जा सकते हैं जो पहलगाम से 15 किलोमीटर की दूरी पर है। विंटर्स में रास्ते यहाँ थोड़े डिफिकल्ट होते हैं और एक्सट्रीम स्नोफॉल में चंदनवाड़ी को टूरिस्ट के लिए एट टाइम्स बंद भी कर दिया जाता है। चंदनवाड़ी का नाम चंदन शब्द से जुड़ा है क्योंकि पहले यहाँ कई सारे चंदन के पेड़ हुआ करते थे। ये वही लोकेशन है जहाँ से अमरनाथ यात्रा ऑफिशियली स्टार्ट होती है। हर साल हजारों यात्री यहीं से अपनी यात्रा शुरू करते हैं और यही ट्रैक का पहला स्टेप होता है। विंटर्स में चंदनवाड़ी में काफी स्नो गिरती है और अगर आप भी विंटर्स में यहाँ आते हैं तो ये सॉफ्ट स्नो आपको भी एक्सपीरियंस करने को मिलेगी। रोड्स यहाँ स्नो से कवर हो जाते हैं और पहाड़ पूरे सफेद। मैंने यहाँ भी लाइव स्नोफॉल एक्सपीरियंस किया। ये जगह देखने से ज्यादा महसूस करने वाली जगहों में से एक है। चंदनवाड़ी से वापस आते टाइम आप ममलेश्वर मंदिर विजिट करना ना भूलें, जो काफी पुराना और पवित्र मंदिर है। ये मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। मंदिर का निर्माण 11th सेंचुरी के पास हुआ था। मंदिर का आर्किटेक्चर काफी सिंपल है। ये स्ट्रक्चर आज भी मजबूत खड़ा है और अमरनाथ यात्रा पर जाने से पहले
कई यात्री यहाँ दर्शन करते हैं। ये एक दर्शन की जगह नहीं, बल्कि ये मंदिर पहलगाम की पुरानी स्पिरिचुअल पहचान है। डे 5 की नाइट मैंने होटल द ग्रैंड सेल्विन में स्टे किया, जो काफ़ी कंफर्टेबल एक्सपीरियंस था। और डे 5 पर चेकआउट करके मैं निकल पड़ा बैक टू श्रीनगर। दोस्तों, कश्मीर सिर्फ नेचुरल ब्यूटी नहीं, बल्कि डीप एंशिएंट हिस्ट्री भी अपने अंदर समाये हुए है। और पहलगाम से श्रीनगर जाते टाइम बीच रास्ते में आप अवंतीपोरा सन टेम्पल विजिट कर सकते हैं। ये एक एंशिएंट आर्कियोलॉजिकल साइट है। वैसे तो ये टेम्पल आज रुइंस में है, लेकिन इसका इतिहास बहुत रिच है। मंदिर को राजा अवंतीवर्मन ने 9th सेंचुरी में बनवाया था, जो सूर्य देव को समर्पित है। आर्किटेक्चर देखकर आपको पता चलेगा कि कश्मीरी स्टोन्स टेम्पल कितने एडवांस थे। मंदिर बड़े कट स्टोन ब्लॉक से बना है, जिस पर कई प्रकार की सुंदर नक्काशी भी है। टाइम के साथ इन्वेजन और नेचुरल डीके हुआ, इस वजह से मंदिर पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो चुका है। आज सिर्फ स्टोन वॉल्स और पिलर्स बचे हैं। अगर आप हिस्ट्री लवर्स हैं तो कश्मीर ट्रिप के दौरान इसे ज़रूर एक्सप्लोर करें। श्रीनगर पहुंचकर अब समय था डल लेक में शिकारा राइड करने का, जो श्रीनगर का सबसे आइकॉनिक एक्सपीरियंस है। शिकारा में बैठते ही सिटी का शोर पीछे छूट जाता है। शिकारा आप और सिर्फ पानी की धीमी आवाज़। डल लेक का रियल चार्म इसी साइलेंस में दिखता है। ये सिर्फ एक लेक नहीं, बल्कि एक लिविंग कम्युनिटी है, जहां आज भी 20,000 से ज्यादा लोग इस लेक पर या उसकी फ्लोटिंग सेटलमेंट्स में रहते हैं। और डेली लाइफ पूरी तरह पानी पर डिपेंड करती है। मुगल एरा में ये लेक रॉयल लीजर स्पॉट था। ब्रिटिश टाइम में हाउस बोट्स का कंसेप्ट आया, क्योंकि फॉरेनर्स को ज़मीन खरीदने की इजाज़त नहीं थी, और तब से डल लेक श्रीनगर की पहचान बन गया। इस लेक पर आपको फ्लोटिंग मार्केट सुबह 5 से तो 7 बजे तक देखने को मिलेगी। सेलर्स शिकारा पर सब्जी, फ्रूट्स, फ्लावर्स बेचते हैं। बायर्स भी शिकारा पर ही आते हैं। कोई रोड नहीं, कोई शॉप नहीं, सिर्फ पानी पर चलती हुई मंडी। ये मार्केट टूरिस्ट के लिए नहीं, बल्कि लोकल डेली लाइफ का हिस्सा है। डल लेक एक टूरिस्ट स्पॉट के साथ साथ एक पूरा इकोसिस्टम है। यहाँ लोग पानी पर पैदा होते हैं, पानी पर काम करते हैं और पानी पर ही जिंदगी चलाते हैं। इसीलिए शिकारा राइड सिर्फ घूमना नहीं, बल्कि एक चलती हुई जिंदगी को देखना होता है। दोस्तों, जब कभी कश्मीर की बात होती है तो लोग लेक्स, वैलीज और स्नो की बात करते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि श्रीनगर के बीच एक फोर्ट भी है, जिसका नाम है हरी पर्वत। इस फोर्ट को कश्मीर की स्पिरिचुअल और हिस्टोरिकल बैकबोन माना जाता है। फोर्ट तक ट्रैक करके 15 मिनट में पहुंचा जा सकता है। फोर्ट का कंस्ट्रक्शन मुगल एम्परर अकबर ने लेट 16th सेंचुरी में शुरू करवाया था। फोर्ट का पर्पस श्रीनगर सिटी की स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी था। फोर्ट की वॉल्स लंबी और थिक है। फोर्ट से श्रीनगर का एरियल व्यू काफी शानदार नजर आता है। फोर्ट में आपको काली माता मंदिर भी दिखाई देगा, जहां आप दर्शन कर सकते हैं। ट्रैक के दौरान भी यहाँ चक्रेश्वरी मंदिर है, जो एक शक्तिपीठ माना जाता है। फोर्ट के अंदर आप मस्जिद भी देख सकते हैं। ये एक ऐसा फोर्ट है जहां
हिस्ट्री, फेथ और सिटी लाइफ तीनों एक ही फ्रेम में दिखते हैं। तो अपनी ट्रिप के दौरान इस फोर्ट को अपने लिस्ट में जरूर इंक्लूड करें। तो हरी पर्वत के बाद मैंने सोचा क्यों ना बादाम वारी यानी आलमंड गार्डन को एक्सप्लोर किया जाए। श्रीनगर का ये एक पुराना और कल्चरल गार्डन है। बादाम वारी का मतलब है बादाम का बाग। स्प्रिंग के स्टार्ट में यहाँ आलमंड ब्लॉसम्स खिलते हैं। पिंक और वाइट फ्लावर्स पूरे गार्डन को सॉफ्ट कलर दे देते हैं। बादाम वारी मुगल गार्डन्स जैसे ग्रैंड तो नहीं है, पर इसका चार्म काफी नेचुरल है, जहां अक्सर टूरिस्ट अपने 1 से 2 घंटे नेचर के बीच स्पेंड करना पसंद करते हैं। बादाम वारी से लौटते समय आप हजरत बल श्राइन जा सकते हैं। हजरत बल श्राइन श्रीनगर का सबसे रेस्पेक्टेड रिलीजियस प्लेसेस माना जाता है। सफेद मार्बल से बना हुआ ये स्ट्रक्चर दूर से ही अलग नजर आता है। हजरत बल की सबसे बड़ी पहचान है मोई मुकद्दस यानी प्रॉफिट मोहम्मद के बाल। ये रेलिक यहाँ सेंचुरीज से महफूज रखे गए हैं। रेलिक को सिर्फ स्पेशल रिलीजियस ओकेजन्स पर दिखाया जाता है, जहाँ लोग दूर दूर से सिर्फ एक झलक के लिए यहाँ आते हैं। नॉर्मल डेज पर हजरत बल श्राइन बहुत शांत रहता है, कोई रश नहीं, बस इबादत और सुकून। हजरत बल के बाद आप परी महल विजिट कर सकते हैं, जो श्रीनगर का एक कम नोन बट वेरी स्पेशल मॉन्यूमेंट है। परी महल यानी परियों का महल नाम इसीलिए पड़ा क्योंकि ये जगह दूर से ड्रीमी और एकदम अनरियल लगती है। परी महल को 17वीं सेंचुरी में दारा शिकोह ने बनाया था। दारा शिकोह मुगल एम्परर शाहजहां के बेटे थे। ये जगह पहले सूफी लर्निंग और मेडिटेशन सेंटर के रूप में यूज होती थी। यहाँ टोटल 7 टेरेस है। हर टेरेस एक स्पिरिचुअल या नॉलेज लेवल को रिप्रेजेंट करता है। आज परी महल रूइंस में है, लेकिन इसका चार्म आज भी इंटैक्ट है। परी महल से आप श्रीनगर और डल झील का ब्यूटीफुल व्यू भी देख सकते हैं। परी महल के यहाँ आप अपने आराम से 1 से 2 घंटे पीसफुली स्पेंड कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी मेरी 5 नाइट्स एंड 6 डेज कश्मीर ट्रैवल गाइड। आशा करता हूँ आपको ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर करना ना भूलें। और अगर आप भी कश्मीर आने का प्लान कर रहे हैं तो V4 ट्रैवल्स का ट्रैवल पैकेज ज़रूर ऑप्ट करें। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव ट्रैवल वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए घूमिए, मुस्कुराइए और ज़िंदगी को खुलकर महसूस कीजिए।